दूसरी बात मानते हैं कि जो परसुएडर है ज्यादा अच्छा होता है कि यदि वो प्रभावशाली का मतलब यहां पर है इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हो। इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हो तो उसमें परसुएट करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, जिसने जीवन में कुछ हासिल करके दिखा दिया है, अगर वो आपसे कहेगा तो आपका मन करेगा उसकी बात मानने का। ऐसे कई समाज सेवक आपको मिलेंगे। मैं एक समाज सेवक से मिला था बहुत साल पहले। मैंने उससे पूछा, वो हवा चलती थी ना तो साइड में खड़ा हो जाता था थोड़ा सा, बहुत ही कमजोर सा, और मतलब नरेगा से पहले के जमाने की व्यक्ति बात कर रहा हूँ, वरना उसको काम मिल ही गया होता, उसमें बेरोजगार था और बहुत कमजोर। सीरियसली कह रहा हूँ, तेज हवा चले तो थोड़ी घबराहट हो जाए कि वो कहाँ पाया जाएगा हवा चलने के बाद, ये मन में भय रहता था। तो मैंने एक बार उससे पूछा कि भाई साहब आप क्या करते हैं, तो उसने वाइब्रेशन मोड में था, हवा चल रही थी, उसने कहा मैं समाज सेवा करता हूँ। तो मेरे मन में भाव, बड़े अजीब अजीब से भाव आए। मुझे लगा थोड़ा ठीक से बोलो, हवा तेज चल पड़ेगी फिर। तो खुद को संभाल नहीं पा रहा हवा से, और क्या करते हो, समाज सेवा करते हैं। तो भाई पहले आप 1-2 साल अपनी सेवा करो, सेहत बना लो, गोंद के लड्डू खाओ थोड़े से, थोड़ा सेहत बना लो और मजबूत हो जाओ, अपने पैर पे खड़े हो जाओ। और जिस दिन नौकरी वोकरी लग जाए, अपनी जेब भरी हो, अपने परिवार को खिलाने पिलाने की ताकत आ गई हो, अपने पेरेंट्स को सिक्योरिटी देने का हौसला आपके पास आ गया हो ना, उसके बाद अच्छा लगता है कहना कि समाज की सेवा करता हूँ। ठीक है, ये समाज सेवा बेरोजगारी का समानार्थक शब्द नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर पाता तो मैं समाज सेवा करता हूँ, तो बात हुई, लेकिन वो मजा नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन में कुछ अचीव किया हो, वो अगर ऐसी बात करे तो आपको कन्विंसिंग बात लगेगी, क्योंकि इसने साबित किया ना खुद को। साबित करने के बाद ये ऐसी बात कह रहा है, तब लगता है कि हाँ, बात में वजन है। इसलिए किसी भी समाज का कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति अगर अपने समाज के लोगों को समझाएगा, लोग उसकी बात सुनेंगे ध्यान से। और कोई भी टटपुंजिया सबसे सब क्या खड़ा हो जाएगा। एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है, नेता वो नहीं होते जो भीड़ के आगे चलते हैं, नेता वो होते हैं जिनके पीछे भीड़ चलती है। मैथ्स वाले सोचते हैं ए बराबर बी, बी बराबर है, ए बराबर तो बात हो गया। ऐसा नहीं होता है, ये सोशल साइकोलॉजी है। सोशल साइकोलॉजी मैथ्स नहीं होता है, समझ रहे इसका मतलब। नेता वो नहीं होते जो भीड़ के आगे चलते हैं, नेता वो हैं जिनके पीछे भीड़ चलती है। इसे जमीन आसमान का अंतर है इसमें। उसकी विश्वसनीयता है, भरोसा है, प्रभाव है, प्रभावशाली व्यक्तित्व है, तब जाके ऐसा बनता है, ऐसा मामला नहीं होता। इसका एग्जाम्पल ये कि जैसे आजकल आप देखेंगे कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर विज्ञापन देने में अक्षय कुमार नाम है, उस आदमी का खन्ना नाम है, अक्षय कुमार नाम है उसका। हाँ, तो अक्षय कुमार आजकल विज्ञापनों में आ रहे हैं महिलाओं से जुड़े मामलों में। सैनिटरी नैपकिन को लेकर जो फिल्म आई थी उनकी, उसके बाद से ज्यादा ऐसे एड्स में आने लग गए हैं। तो अक्षय कुमार बात कह रहे तो लोग बात को वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि वो स्थापित व्यक्ति है। और एक स्थापित व्यक्ति जो कुछ कहता है तो लोग सुनते हैं ध्यान से इस बात को। ऐसे ही आमिर खान जो है, ये भी एके हो गया। एके बहुत प्रसिद्ध है समय देश में, एक और भी एके है, तो दूसरा हो गया आमिर खान। आमिर खान ने क्या किया कि आमिर खान, आपको पता नहीं आजकल, आपको आइडिया है नहीं, उसने महाराष्ट्र में जल आंदोलन के लिए बहुत जबरदस्त काम किया है। और उसने महाराष्ट्र के उन इलाकों में जहां पानी की दिक्कत है, पुणे के आसपास के कुछ जिलों के बारे में ठीक ठाक काम किया है, मतलब कमेंडेबल काम किया है, जो शायद हमें उतना विस्तार में नहीं पता होता है, लेकिन उसने बहुत काम किया है। और आजकल उसका ज्यादा समय शूटिंग की बजाय इन चीजों में खर्च होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ दिन पहले एक फंक्शन में मैं गया हुआ था, वहां पर वो मंच पर था और कई लोग थे, वो भी था, और उसने वहां आधे घंटे प्रेजेंटेशन दी कि उसने इस बीच में क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए। और वो प्रोजेक्ट देख के लगता है कि सचमुच किसी ने कई साल खर्च किए अपने, तब जाके ऐसा कर पाएगा। अब वो कर रहा है तो उस बात का वजन है, क्योंकि उसने पहले को तो साबित किया एक फील्ड में और फिर वो काम किया। तो वहां के लोग आजकल उसको भगवान मानते हैं जिन इलाकों में काम करता है। इसलिए कहा गया कि जब वो जाके लोगों को समझाएगा ना कि पानी कैसे बचाना है, लोग बात सुनेंगे उसकी। कोई एरा गहरा जाएगा तो उसकी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति अगर परसुएडर होगा तो परसुएशन का प्रोसेस आसान होगा। और बीच में बाधा आ गई,
पांच पांच तरह की बाधाएं, पांच तरह की प्रॉब्लम्स बीच में आ सकती हैं। क्या हुआ, प्रथम क्यों परेशान हो भाई? तुम्हें लग रहा है तुम्हारे बारे में बात चल रही है? तुम्हारे बारे में चल रहा है ऐसा लग रहा है? क्योंकि मैं जब से ये वाला पढ़ा रहा हूं ना, सब आपको ही देख रहे हैं आसपास के लोग। कुछ तो खास बात है, कुछ हाल ही में दिल टूटा है क्या आपका? क्योंकि कई लोग आसपास के देख रहे हैं कि ये इसके बारे में बात चल रही है ऐसे कुछ। तो देयर मे बी सम हिस्ट्री, आई डोंट नो। सो व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन परसुएशन? नंबर 1, रिएक्टेंस। ये इसके नोट्स बना लो ठीक से, बहुत काम आने वाला है। आंसर अपनी जगह है। दिस इज ए लाइफ चेंजिंग आंसर। सो आप किसी का दिमाग बदलना चाह रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं, आई एम द परफेक्ट पर्सन फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्स है जो मतलब वाई चाहता है कि एक्स को प्रभावित कर दूं, पर खुद 2-3 बार ट्राई किया, नहीं हो पा रहा। तो उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड जेड से कहा कि भाई तुम कोशिश करो, तुम मेरे बारे में समझाओ। जेड की बात एक्स को ठीक लगती है, समझदारी की बात लगती है। तो जेड गई एक्स के पास, या जेड गया एक्स के पास, और उसने कहा वैसे एक बात बताऊं, वाई है अच्छा। एक्स इज ऑलरेडी फेड अप लिस्टिंग अबाउट वाई फ्रॉम वाई एंड फ्रॉम अदर्स, एंड एक्स सेज अरे छोड़ना यार, छोड़, दूसरी बात करते हैं। पर जेड का तो रोजगार ही ये है, जेड ने सुपारी ले रखी है, वो तो करेगा ये काम, सुपारी लेके आया है। फिर 5 मिनट में कह रहा है यार बाकी सब ठीक है लेकिन अच्छा है भाई, एक बार बात तो कर ले, क्या हो गया, इंसान ठीक है, मतलब ठीक है, बात तो कर ले। एक्स कह रही है अरे छोड़ इन सब बातों को यार, क्यों दिमाग खराब कर रहा है, पढ़ाई की बात कर, बता आर्टिकल 21 में क्या लिखा है। फिर बेचारे ने आर्टिकल 21 सुनाया पूरा, फिर बात घुमा के लाया। कल मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में 2 लोग चोटिल थे, वाई दोनों को लेके हॉस्पिटल गया, बड़ा दयालु है, वेरी अल्ट्रुइस्टिक, वेरी केयरिंग, ही कैन बी द बेस्ट एवर स्पाउस फॉर समवन। अब एक्स का माथा भरना आ गया है, और माथा भरनाने के बाद जो होता है उसको होता है रिएक्टेंस। और उसने जेड से कहा ऐसा है, निकल ले तू भी, और आज के बाद अगर उसका नाम बोला तेरा मुंह तोड़ दूंगी, उससे तोड़ दूंगी, तेरा भी तोड़ दूंगी, जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, इससे शादी नहीं करूंगी, जिंदगी भर अकेली घूमती रहूंगी, इससे शादी नहीं करूंगी, जा बोल दे उसको जाके। इसको बोलते हैं रिएक्टेंस। इतना इंपोज किया कि आदमी फट पड़ा एकदम। सो व्हेनेवर यू हैव टू कन्विंस or persuade someone about something, don't impose, respect the autonomy and liberty of the person। एक ही बात को किसी निकम्मे ने खास तरीके से कहा और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको इतने अच्छे तरीके से कहा कि सामने वाला गदगद हो गया है। भाई कायदे के लोग आलोचना भी करते, सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्या आलोचना की यार, मजा आ गया। और बेकार लोग तारीफ भी करते तो लगता है कि लाठी मार रहा है। तो ध्यान रखिए, कहने की शैली अदा होनी चाहिए। अब इस अदा को लाने के बहुत तरीके होते हैं, जिसमें अलंकार भी हैं, बिंब हैं, प्रतीक हैं, सब शब्द आपके नोट्स में आ रहे होंगे। जैसे कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा है, 14 फरवरी का दिन है, पवित्र दिन है 14 फरवरी का, और किसी का मन है बेचारा पिछली 15 फरवरी से ही वेट कर रहा है 14 फरवरी का, और उसको ये पता है कि अगर मैंने ठीक से प्रपोज किया ना तो हाँ हो जाएगी, वरना नहीं हो जाएगा। क्योंकि मैं इतना बुरा नहीं हूं कि उसे देखते कोई खारिज कर दे, और मैं इतना अच्छा भी नहीं कि देखते कोई कहे कि आह तुम आ ही गए फाइनली, ऐसा नहीं है। डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस पे कि मैं कैसे प्रपोज करता हूं। अगर वो परफॉर्मेंस ठीक रही प्रपोज करने की तो हाँ हो सकती है, वरना ना तो होना है ही। अब कैसे अपनी बात कहे, तो आप देखेंगे कि प्रपोज करने के 1000 तरीके डेवलप हुए साहित्य की दुनिया में। इसीलिए
एक फिल्म आई थी इसका नाम है लक्ष्य। लक्ष्य में हीरो हीरोइन से कह रहे, तो हीरोइन कह रही कि ना यार, तुम यही बात किसी और अदा से कहते तो अच्छा होता। सुना आपने? वो शिल्प का अभ्यास करवा रही है। नायिका बताना चाह रही है कि शिल्प क्या होता है। जो मैं आपको बता रहा हूं अभी ना, वो उसने फिल्म में बता दिया था पहले से। इसी बात को घुमा फिरा के कहते, ऐसे कहते, वैसे कहते तो अच्छा होता। भैया कोई जाके किसी से बोले मैं तुझसे प्यार करता हूं, लग रहा है कि जीएस का आंसर सुना रहा है जैसे, इसमें कोई दम नहीं आ रहा ना। क्या तरीका प्यार करता हूं, अरे स्टाइल से कहो। तो कुछ लोग स्टाइल से क्या, जैसे हिंदी फिल्मों में ऐसा स्टाइल खूब दिखता है। एक नायक नायिका से कह रहा है मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बच्चों की मां बनो। अब इसमें निहित है कि विवाह करना चाहता हूं, है ना। विवाह का प्रपोजल सीधी भाषा में न देकर घुमा के एक भाषा में दे दिया। अब नायिका को लग रहा है कितना क्रिएटिव आदमी है, कम से कम बात तो ठीक तरीके से कर पा रहा है। ये एक ने सुन लिया, अब वो दूसरे के पास गया, दूसरा व्यक्ति मतलब गया अपने प्रस्ताविका के पास। अब उस लड़की ने पहले सुन लिया था उसका भी, उसने कहा वो स्टाइल तो हो जाओ, उस नया स्टाइल होना चाहिए। वो क्या करे बेचारा, तो उसने कहा मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बच्चों का पिंडदान मेरे बच्चे करें। नहीं, तुम्हारा पिंडदान, सॉरी, तुम्हारा पिंडदान मेरे बच्चे करें। अब क्या करे, कुछ नया बोलना है ना भाई, कहां से नया बोले। जीवन में सीखने के लिए बहुत जरूरी चीज है ये सीखना कि मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्शन को सीखना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं बच्चों से भी जो मेरे आसपास हैं कि एक बार रिजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है भाई। तुम किसी भी लट्टू बने बने घूमो, उसको बोलो और वो कहे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ये झेलना बहुत जरूरी है। इससे आदमी के पैर जमीन पे रहते हैं। लेकिन इस वजह से रिजेक्ट मत करना दूसरों को कि मैं तो सिखा रही हूं, मैं तो सिखा रहा हूं, ऐसे नहीं है। वो तो अपना फैसला अपने हिसाब से करना चाहिए। लेकिन रिजेक्शन का दर्द, और उस दर्द को, अब जैसे किसी ने रिजेक्ट किया, आपके पास तीन तरीके हैं। एक तरीका है आप कहें कि छोड़ूंगा नहीं, अब मैं रात दिन तेरे बारे में ही सोचूंगा, अब मैं सुबह अपने घर से उसी टाइम निकलूंगा जब तू निकलेगी या तू निकलेगा, वहीं वहीं जाऊंगा जहां जहां तू जाएगी या जाएगा। मैं तेरा बॉडीगार्ड हूं अब से, सुबह तेरे पीछे पीछे आऊंगा, शाम तक पीछे पीछे घूमूंगा, क्योंकि मैं बेरोजगार हूं और मेरे दिमाग में इतनी आजादी नहीं है कि मैं कुछ और सोच सकूं जीवन में। मैं तुम्हारा बंधुआ मजदूर हूं, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, मैं तुम्हारा स्लेव हूं। और ऐसे ही मूर्खों ने ऐसे गीत लिखे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। अजीब बात है भाई, तुम दिन को रात कहो मैं भी रात, मैं गधा हूं कि मैं रात कहूंगा दिन को यार। वही साहिर वाली बात, ले दे के अपने पास एक नजर ही तो है, क्यों देखे जिंदगी को किसी की नजर से, हम अपनी नजर से देखेंगे, क्यों किसी के पीछे पागल होंगे। भाई आपको कोई अच्छा लगा, आपने कहा, उसने मना कर दिया, बात खत्म हो गई। पूरी ग्रेशियसनेस के साथ, पूरी डिग्निटी के साथ रिजेक्शन को एक्सेप्ट कीजिए कि चलिए ठीक है, आपने मुझे मना कर दिया, आई एम सॉरी, आज के बाद मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। हाँ, याद रहेगा, और जीवन में कभी मिलेंगे तो मित्र की तरह मिलेंगे, दोस्त की तरह मिलेंगे। ये कह के ईमानदारी से हट जाइए, इसमें क्या दिक्कत है। दूसरा तरीका यह है कि जैसे एक फिल्मी गीत में कहा गया, तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अरे यार, तुम ठेकेदार हो क्या? तुम मुझे नहीं चाह रही, कोई बात नहीं, जिंदगी भर कुंवारे बन के रहो, कुंवारन बन के रहो तो ठीक है। किसी और को चाहा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं अलाउद्दीन खिलजी हूं क्या? अजीब हाल है भाई, काहे खिलजी बन के घूम रहे हो? इससे अच्छा क्या है, चलिए कभी आप किसी और के साथ होंगे तो मैं बधाई देने के लिए आऊंगा। अगर आप सच में उससे प्रेम करते हैं, आप तो दरअसल खुद से प्रेम कर रहे थे, आप अपनी ईगो से बाहर निकल नहीं सकते। आप कह रहे हैं कि मुझसे प्रेम नहीं करती, कोई बात नहीं, इतनी आजादी दे रहा हूं, किसी और से किया तो आंख निकाल दूंगा। ये आप इससे प्रेम कर रहे हैं या इसको वस्तु समझ के कब्जा करना चाह रहे हैं इसके ऊपर? आप ठेकेदार हैं इसके।
ये ठेकेदारी अगर मन में आती हो उसको मन से निकाल दीजिए, एक कायदे का इंसान बनिए। और सबसे अच्छा रास्ता है इग्नोर। किसी ने कहा कि मैं आपको पसंद नहीं करती हूं या नहीं करता हूं, आपने कहा ओके थैंक यू। उससे कहा थैंक यू क्यों? आपने कहा 4 रास्ते और खुल गए। अरे क्या हो गया इसमें, क्या हो? और एक बड़ा प्रसिद्ध शेर मेरे नाम से लोगों ने बहुत फैला दिया, तू नहीं कोई और सही, तू नहीं कोई और सही। मेरा नहीं है वो, मैं तो यहां से सुनता हूं वहां बोल देता हूं, मैं तो इतना ही करता हूं। इसका इस शेर के 2 फॉर्म्स हैं, एक फॉर्म दूसरा भी है। अगर तू है हर जाई तो अपना भी ये तौर सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। एक तो ये है, ये तो उनके लिए जब कोई हरजाई हो जाए, हरजाई का मतलब बेवफा हो जाए, है ना, ये तो उनके लिए है। अगर वो वाला मामला नहीं है, आपने गुलाब का फूल भेजा और वहां से गोभी का फूल आ गया वापस इसका मतलब तो मुंह गोभी जैसा करने की जरूरत नहीं है, वहां उस अदा से बोलना है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो या फिर तू अकेला तो नहीं। ऐसा थोड़ा ना कि केवल किसी पे होगा, किसी पे भी हो सकता है, दोनों पक्षों पे हो सकता है। इग्नोर करना सीखना है, कोई बात नहीं। और 2 दिन बाद कोई आपसे पूछे यार तूने कार्ड दिया था, उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया, कैसा लगता है? और आप कहें कौन? आपने कहा परसों उसने रिजेक्ट किया। और किसने? उसे नाम बताया। बोले हाँ ऐसा कुछ हुआ तो था शायद। यार डिस्टर्ब मत करो, आई एम इन रिलेशनशिप विद समवन एल्स। क्या टेंशन लेनी है? वही व्यक्ति सामने से आ गया, उसने कहा आप कैसे हैं? आपने मैं तो ठीक ही रहता हूं। अब क्या होता है? अब और तब क्या होता है? नहीं मैंने 2 दिन पहले आपको मना किया था। आप हैं कौन? अच्छा हाँ चेहरा देखा वो लग रहा है। लोड नहीं लेना है एकदम जिंदगी में, इग्नोर करना है। और दूसरे लोग आपके बारे में 4 बुरी बातें बोले, टेंशन मत लो। मेरा तो तकिया कलम हमेशा से है, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे? सोचने दो, कम से कम सोच तो रहे मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहे। अगर कोई बोले ना कि तेरे बारे में ऐसे बात चल रही थी, अरे बात तो चल रही थी, तेरे बारे में तो बात भी नहीं चलती भाई, मेरे बारे में बात चलती है। आप मुझे प्यार करो नफरत करो, इग्नोर नहीं कर सकते, ये क्या छोटी बात है? मतलब खुश रहने की वजहें ढूंढनी पड़ेंगी जिंदगी में, वो कोई आपको देगा नहीं। और जिसने इग्नोर करना सीख लिया उसकी जिंदगी बड़ी आसान है। अपने इमोशंस को मैनेज करना अगर सीख लिया, इमोशंस को मैनेज करने का मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस का मतलब क्या है? जब जब डीमोटिवेटेड हो, खुद को मोटिवेट करने की क्षमता। मोटिवेशन के लिए ये नहीं करना कि ठेकेदार ढूंढ रहे हो बाहर जाके, जी मुझे मोटिवेट कर दो प्लीज। कुछ मोटिवेशन के ठेकेदार होते हैं, वो आपके अंदर पंप से हवा भरेंगे, आप गुब्बारा बन के उड़ेंगे, आपको लगता है सारा जहान मेरा है। तब तक हीलियम निकल गई, वो गैस निकल गई, हवा निकल गई, उसका धम से नीचे आते हैं। वो जो मोटिवेशन है 2 घंटे वाला, वो काम नहीं आता जिंदगी में। वो केवल इंजेक्शन की तरह है कि बहुत परेशान है, इंजेक्शन लगाया ठीक हो गया, थोड़ा सा दौड़ रहे हैं ग्लूकोज खा लिया, तुरंत थोड़ा शुगर लेवल ठीक हुआ, उतना ठीक है। अंत में तो आपको खुद को खुद मोटिवेट करने की क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी, और वो इमोशनल इंटेलिजेंस से आती है। आपके आसपास जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, उनके इमोशंस को मैनेज करना है। उन्होंने बहुत तपस्या करके आपको भेजा है, रूखे नहीं होना है कि वो फोन करे आप कहे क्या मम्मी रोज फोन कर देती हो, क्या पापा बिजी हूं पढ़ रहा हूं, ये ड्रामा नहीं करना है। उनका दिल रखने की क्षमता विकसित करनी है। टाइम ना हो तो भी दिन में एक प्यारा सा मैसेज भेज ही देना है, याद न भी है तो भी लिख के भेजना। बहुत याद आती है मम्मी आपकी, मम्मी तो उसी में 4 दिन निकाल देंगे उसके बाद खुश होकर। और मम्मी खुश है तो आपको क्या टेंशन है भाई, उन्हें खुश कर दो थोड़ा सा। भाई बहन है, हफ्ते में और बात कर लीजिए, कह दीजिए कि यार यहाँ बहुत लोग हैं पर जो मजा तेरे साथ आता था ना यार, वो नहीं आता। ये सब बातें बहुत जरूरी है जीवन में, ताकि आपके जो संबंध हैं, इमोशंस हैं, वो ठीक रहें, वो भी आपके प्रति अच्छा महसूस करें और आप भी
अच्छी फीलिंग रहे कि आप कनेक्टेड हैं, एक संसार आपके पास है जो आपकी चिंता करता है। और यदि आप इन सब चीजों को मैनेज कर पाएंगे, देखिए नरेंद्र मोदी हों, अरविंद केजरीवाल हों, या जो भी सफल लोग हैं, या महात्मा गांधी हो मान लीजिए, अगर कोई मुझसे पूछे कि ये लोग सफल क्यों हुए इतना ज्यादा, ईमानदारी से बताइए। महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल और प्रसिद्ध नेता ममता बनर्जी मान लीजिए, अगर इन सबको हम कैट के टेस्ट में बिठाएं, मैनेजमेंट का जो होता है ना, कैट सुना होगा आपने, क्या गारंटी है कि इनका स्कोर बहुत ऊंचा आएगा? शायद ना आए। अरविंद केजरीवाल क्योंकि इंजीनियर हैं, शायद थोड़ा सा ऊंचा आ जाए क्योंकि उनके बैकग्राउंड वो है, लेकिन बहुत सारे नेता हैं जो वैसा नहीं लेके आएंगे। महेंद्र सिंह धोनी का शायद नहीं आएगा, मेसी का नहीं आएगा, शायद लायनल मेसी का नहीं आएगा, पर ये लोग सफल तो है ना बहुत ज्यादा। इन व्यक्तियों की सफलता का सबसे बड़ा कारण मुख्य रूप से महात्मा गांधी हैं, मोदी जी हैं, केजरीवाल जी हैं, ये सब जो हैं, उनके अंदर ये क्षमता बहुत ज्यादा है कि वो समाज के इमोशंस को समझना, उसको अपने हिसाब से रेगुलेट कर पाना, इस क्षमता से भरे हुए लोग हैं। उन्हें पता है कि मंच पर क्या बोलने से पूरी भीड़ उनके पक्ष में खड़ी हो जाएगी, क्या पहनूं, किसी इलाके में जाके वैसी वेशभूषा पहन लेना, ये ऐसे नहीं होता है। ये महसूस करवाना कि हम और आप एक ही हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आके नमस्ते सबको बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे नमस्ते? विवेकानंद का नाम उनसे नहीं बोला गया, लेकिन कोशिश की, भरपूर कोशिश की बोलने की। क्यों कर रहे थे सब? ताकि यहां के लोगों को लगे कि ये आदमी हमसे जुड़ा हुआ है, ये कनेक्ट है। क्यों व्हाइट हाउस में दिवाली मना रहे हैं आजकल? ताकि वो कनेक्ट महसूस हो। और अब डीएम बनने के बाद, और ये लोग पीएम सीएम बनने के बाद, एक आदमी 140 करोड़ से कैसे कनेक्ट करेगा? तो प्रतीक गढ़ने पड़ते हैं, सिंबल्स गढ़ने पड़ते हैं, और उन सिंबल्स के माध्यम से उस सबके साथ कनेक्शन जोड़ता है। महात्मा गांधी को क्या जरूरत थी ये कहने की कि मैं शरीर के ऊपरी हिस्से पर वस्त्र नहीं पहनूंगा? आपने उनकी जितनी तस्वीरें देखी होंगी, केवल धोती में देखा होगा। क्यों? क्योंकि जिस देश में लगभग सब लोग गरीब हों, उस देश की जनता को ये कैसे समझाए, एक ऐसा लड़का जो इंग्लैंड से वकालत पढ़ के आया हो, वो कैसे समझाए कि मैं आप में से एक हूं? और उसने कहा कि मैं कपड़े उतने ही पहनूंगा जितने इस देश का आम आदमी पहन सकता है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का चरम उदाहरण है। नमक का सत्याग्रह क्यों किया? मिर्च का क्यों नहीं किया? खरबूजे का क्यों नहीं किया? या केसर का क्यों नहीं किया? क्योंकि नमक वो चीज है जो हर इंसान को चाहिए, सबसे बेसिक नीड है। और जो नमक पे बात कर सकता है, उससे हर व्यक्ति कनेक्ट करेगा। और जो कहे कि मैं ब्रोकली आंदोलन करूंगा, ब्रोकली मूवमेंट करूंगा, उससे कुछ अमीर रईस लोग, सुपर मध्य वर्ग के लोग शायद कनेक्ट कर पाए। बाकी सोचेंगे ये होता क्या है भाई? मैलांचल उपन्यास में जब स्वाधीनता आंदोलन पढ़ते हैं, बहुत मजेदार सीन चलता है। तो वहां चल रहा है गांधी जी जिंदाबाद, और गांव के लोग समझ नहीं पा रहे जिंदाबाद क्या होता है। एक बोल रहे जिंदा बाघ है, बाघ, जिंदा बाघ, नेहरू जी जिंदा बाघ हैं, गांधी जी जिंदा बाघ हैं, जिंदा बाघ हैं। अब आपके मुहावरे गांव में कैसे पहुंच रहे हैं? आप जिंदाबाद कर रहे हैं, वहां जिंदाबाद समझ रहे हैं। आजादी मिल गई, लोग कह रहे हैं स्वराज मिल गया, स्वराज का फल मिल गया, आजादी का फल मिल गया। अब गांव के लोग क्या बोल रहे हैं? ये कब काटेंगे फल? मीठा होता है। तो एक महान नेता वो है जो उस भाषा में बात कर सके जो एकदम आम आदमी समझता हो, उसके मुद्दे समझता हो। और आप जब डीएम बनेंगे, अगर चाहते हैं कि डीएम के तौर पे लोग आपको याद रखें, 100 साल बाद भी कहानियां चलें कि बेटा आज से 100 साल पहले एक डीएम साहिब आई थी, यहाँ डीएम साहब आए थे, ये नाम था उनका। तो उसके लिए जरूरी है कि आप इन चीजों पर गौर करें और अपने इमोशंस को भी विशेष रूप से किसी के दबाव में आए बिना मैनेज करें। मुझसे कोई पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं जिसका नाम है PQ। तुम समोसे में कौन सी चटनी खाते हो? मीठे वाली? ओहो, हरी चटनी खानी है, वहीं कृपा रुकी हुई है तुम्हारी।
और मैं सोचता हूं कि इतने मूर्ख आदमी के या इतनी मूर्खतापूर्ण बातों को सुन के लोग कैसे उसके भक्त बन सकते हैं। तो कहे अच्छा ओहो चटनी से दिक्कत आ रही थी और चटनी पीसने में लगे मैं उसके बाद से कि कृपा रुकिए क्योंकि हमने पुदीना कम डाला था। बताओ, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आर स्टॉप्ड बिकॉज पुदीना कम था। क्या क्या बात है। इसीलिए मुझे इस बात पे भरोसा होता है कि बंदर हमारे पूर्वज थे। पहले पहले मुझे नहीं होता था, तब से मुझे भरोसा हो गया कि हाँ बंदर ही हमारे पूर्वज थे और कुछ मामलों में अभी भी हैं, खत्म नहीं हुए। देखो आप ना, आप तो क्वेश्चन पूछे क्लिप बना लेंगे मेरा तो आप कितना भी मुझे उकसा लीजिए मैं कमेंट करूंगा है ना। तो नो कमेंट्स। हाँ मैंने सीखी माइंड रीडिंग। आपको कैसे पता लगा लेकिन ये? अच्छा मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट हिंट कर देता हूं। मैंने पिछले कुछ महीनों में कुछ लोगों को टीवी पर माइंड रीडिंग करते हुए देखा। मैं घबरा गया क्योंकि मैंने भी फिलोसफी ठीक ठाक समय तक पढ़ी है। मुझे लगा कि ऐसी कैपेबिलिटीज इनके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। तो मैं इतना घबरा गया तो फिर मैंने ढूंढा कि कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो माइंड रीडिंग सिखा सके। तो पहले टीचर ने बताया कि 5 साल लगेंगे। मैंने कहा इतना तो है ही नहीं मेरे पास, 5 साल में कहां से निकालूंगा, बेरोजगार तो हूं नहीं, काम करना होता तो कहां से निकालूंगा। तो मैंने सोचा छोड़ो कोई बात नहीं। फिर कुछ लोगों को देखा और खतरनाक माइंड रीडिंग करते हुए, पासवर्ड निकालते हुए, मैं और घबरा गया। फिर मैंने 2-3 जगह और पता किया, फाइनली एक टीचर मुझे मिल गया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर कितना समय लगेगा। मुझे उम्मीद थी कि 5 साल बोलेगा, मैं कम करवा के 3 साल कर लूंगा किसी तरह से। बोला सर 2 दिन लगेंगे। मैंने कहा आप मजे ले रहे हो मेरे, ऐसा नहीं। मैंने कहा आप मजे ले रहे हो मेरे। बोले नहीं सर सच में लगेंगे। एंड ही न्यू मी थ्रू यूट्यूब एटसेट्रा, सो ही वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल। सर अच्छा नहीं लगता कि मैं आपका टीचर बनूं, मतलब मैं तो आपसे सीखता हूँ। मैंने कहा वो सब छोड़ो, टाइम बताओ कितना लगेगा। उसने कहा 2 दिन लगेंगे। मैंने कहा सिखा दो। फिर फाइनली आई इनवाइटेड हिम टू दिल्ली। मतलब क्लासरूम जिसमें अकेला मैं स्टूडेंट था, ऐसे क्लास चली। 2 दिन लगे, कुल मिला के 6 घंटे, 3 घंटे 3 घंटे 2 दिन। एंड आई नो ऑलमोस्ट 40 ट्रिक्स। हाँ सुनो पूरी बात सुनो। उसके बाद मैंने घर जाके अपने बच्चों पे और फैमिली मेंबर्स पे ट्राई भी किया। और जो बच्चे हैं हमारे घर में, मतलब बायोलॉजिकली मेरा एक बेटा, एक बच्ची है जो रिश्ते में, तो वो भी हमारे घर में रहती है। इसमें हंसने की बात नहीं थी, सही बात थी। तो 2 बच्चे थे, दोनों टीनेजर्स हैं, तो दोनों को मैंने 5-6 जादू किए। उसके बाद से वो मुझसे नजर नहीं मिलाते। उनको लगता है कि नजर मिले तो पहचान जाएगा क्या चल रहा है। मैं जैसे ही बोलता हूँ बेटा इधर आओ, तो वो मन में ना कुछ दिमाग चेंज कर देते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करते जाते हैं कि अगर ये पढ़ भी ले तो उनको चिंता ये है कि उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम ना निकाल लूं मैं, जो कि मुझे पहले से पता है। उनको चिंता इस बात की है। और क्योंकि मैंने 6-7 जादू करके दिखा दिए उनको। जैसे एक जादू ये कि चाबी हाथ में रखी है, घूर के देखा चाबी घूम गई। यस आई हैव डन दिस मेनी टाइम्स। मैं आपको फिर बताऊंगा उसकी बात। जैसे सुनो, अरे सुनो तो सही पहले। जैसे ये कि 2 बॉल हैं, एक मेरे हाथ में, एक किसी और के हाथ में दी। फिर मैंने कुछ किया, दोनों बॉल उसके हाथ से निकल गई। सुनो। जैसे ये कि मैंने एक बच्चे के नाक पे छुआ और दूसरे को फील हुआ। ठीक, मुझे झूठ बोलने की आदत आमतौर पर नहीं, मैं बहुत सोच के बोल रहा हूं जो भी आपसे कह रहा हूं। सुनिए। ऐसे 30-40 और, इंक्लूडिंग ऑल द मैजिक्स दैट यू हैव सीन ऑन द टीवी स्क्रीन्स। उसके बाद आपसे कह रहा हूं कि ये सब फरेब है, झूठ है, धोखा है, कोई जादू नहीं है। दुनिया का एक भी इंसान किसी दूसरे इंसान के अंदर से एक भी शब्द नहीं निकाल सकता है। और अगर कोई पासवर्ड निकालता हो उसको मेरे सामने ले आना, मेरा निकाल दे पासवर्ड, सबके सामने ही कर लेंगे, कोई भी निकाल के दिखा दे पासवर्ड। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ये सब बेकार की बातें, डरना नहीं है। बस मैंने क्योंकि अपने गुरु को वायदा किया है, मैं रिवील नहीं कर सकता सारी बातें, क्योंकि उनका रोजगार है भाई। वो तो सब उसी पे टिका हुआ। बट यस आई एम श्योर
नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन रिवील योर पासवर्ड अनलेस एंड अनटिल यू योरसेल्फ रिवील योर पासवर्ड टू हिम और हर, नोइंगली और अननोइंगली। अब इससे ज्यादा मुझसे बुलवाइएगा मत, मैंने हिंट कर दिया है, उसी में दिमाग लगा। कुछ के बोलो, से बोलो, ये कुछ पूछना चाह रहे हैं भाई? हाँ, मेडिटेशन कुछ नहीं होता, मतलब होता होगा, इसका लिंक उससे नहीं है। नहीं, मेडिटेशन तो कमाल की चीज होती है, मुझसे आज तक हुआ नहीं, बट आई हैव सीन पीपल डूइंग इट एंड हैविंग द बेनिफिट्स, सो आई विल नॉट रिजेक्ट द पॉसिबिलिटीज ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम मेडिटेशन। लेकिन ये जो माइंड रीडिंग है, इसके लिए मेडिटेशन नहीं होता है, कुछ नहीं होता, बेकार की बातें हैं। माइंड रीडिंग के लिए वो सब बेकार की बातें हैं। भरोसा करो यार, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। अगर भरोसा कर सकते तो कर लीजिए, नहीं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, ना करो मत करो, मैं कब कह रहा हूँ भरोसा करो, आपकी चॉइस है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, मैंने कई लोगों को देखा है वो परेशान रहते कि ये लोग ऐसा कर लेते, हमसे तो नहीं होता, कहीं मेरा कोई पासवर्ड ना निकाल ले। सब बेकार की बातें, कोई नहीं निकाल सकता पासवर्ड आपका जब तक कि आप खुद उसको ना बताएं। और होता क्या है कि वो वीडियोस एडिटेड होते हैं, छोटे पार्ट्स होते हैं, और वो हिस्सा जिसमें आपने खुद पासवर्ड बताया था वो उसमें नहीं होता है। अब तो मैंने क्लियर हिंट दे दिया है ना, अब बस समझ के चलिए। नाउ डोंट आस्क मी स्पेसिफिक क्वेश्चंस विद स्पेसिफिक नेम्स, आई हैव द आंसर बट आई विल नॉट गिव। चलिए, सो द नॉर्म्स कैन बी कॉन्ट्रेरी। ध्यान भोजन है, बहुत सटल फूड, बहुत सूक्ष्म भोजन है। अकेले ध्यान पर भी जी सकते हैं आप। इसलिए जब कभी कोई प्रेम में पड़ता है तो भूख कम हो जाती है, आपको पता है। अगर कोई आपको बहुत प्रेम करता है तो भूख एकदम कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? जब कोई प्रेम करता है, प्रेम का मतलब ही क्या है कि कोई आप पर ध्यान देता है, और मतलब क्या है? और जब कोई आप पर ध्यान नहीं देता, आपको पता है मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब कोई ध्यान नहीं देता तब लोग ज्यादा भोजन करने लगते हैं। जब कोई ध्यान देता है तो कम भोजन करते हैं, क्योंकि ध्यान भी कहीं गहरे में भोजन का काम करता है, बहुत सूक्ष्म तल पर काम करता है। जिस चीज को हम ध्यान देते हैं उसको शक्ति देते हैं, ये मैं कह रहा हूं। और अब इसको कहने के वैज्ञानिक आधार हैं, अब इसको नापने के भी उपाय। मैं पीछे आपसे निकोलिएव और कामेनियव का नाम लिया। ये दोनों व्यक्ति टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में इस समय पृथ्वी पर सबसे ज्यादा निष्णात लोग हैं। निकोलिएव विचार भेजता है, ब्रॉडकास्ट करता है, और हजारों मील दूर कामेनियव उस विचार को पकड़ता है। वैज्ञानिकों ने यंत्र लगा के बड़े चकित हो गए कि जब निकोलिएव विचार भेजता है तो उसकी शक्ति क्षीण होती है। उसके चारों तरफ यंत्र बताते हैं कि उसकी शक्ति क्षीण हो रही है। और जब हजारों मील दूर कामेनियव विचार को ग्रहण करता है तब उसकी शक्ति यंत्र बताते हैं कि बढ़ गई। आश्चर्यजनक, हजारों मील दूर। लेकिन जब निकोलिएव विचार भेजता है कामेनियव को तो उससे पूछा गया वो करता क्या है। वो कहता है मैं आंख बंद करके ध्यान करता हूं कि कामेनियव मेरे सामने उपस्थित है। वो दूर नहीं है, मेरे सामने उपस्थित है। मैं अपने सारे ध्यान को उस पर लगा देता हूं, सब भूल जाता हूं, सिर्फ कामेनियव रह जाता है। और जब कामेनियव रह जाता है मुझे प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगता है कि ये सामने खड़ा है, तब मैं उससे बोलता हूं। ध्यान, वो अटेंशन दे रहा है तो उसकी ऊर्जा हजारों मील दूर बैठे हुए व्यक्ति को उपलब्ध हो जाती है। जिस चीज पे हम ध्यान देते हैं वहां शक्ति संग्रहित होती है, और जहां से हम ध्यान देते हैं वहां से शक्ति हटती है और विसर्जित होती है। जिस वृत्ति पर आप ध्यान देते हैं उस पर शक्ति संग्रहित हो जाती है। जब आप काम वासना का विचार करते हैं तो आपके काम वासना का जो केंद्र है वो शक्ति को इकट्ठा करने लगता है। जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वो वृत्ति का केंद्र आपके भीतर शक्ति को इकट्ठा कर लेता है।
आप ही शक्ति देते हैं ध्यान देकर, फिर वो केंद्र शक्ति से भर जाता है तो उस शक्ति से मुक्त होना चाहता है क्योंकि बोझिल हो जाता है। ये जाल है आदमी के भीतर। लेकिन काम वासना पर ध्यान दो तरह से दिया जा सकता है। एक कि आप काम वासना में रस लें तो भी ध्यान दिया जा सकता है। तो प्रकृतस्थ नेचुरल काम वासना आप में घनीभूत होगी, नैसर्गिक काम वासना आप में शक्तिशाली हो जाएगी। एक विकृत ध्यान दिया जा सकता है। एक आदमी काम वासना पर ध्यान देता है कि मुझे काम वासना से लड़ना है, मुझे काम वासना को भीतर प्रवेश नहीं होने देना है, वो भी ध्यान दे रहा है। उसका भी काम का सेंटर, सेक्स सेंटर शक्ति को इकट्ठा कर लेता है। अब बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि जो नैसर्गिक काम वासना को ध्यान देता है वो तो नैसर्गिक रूप से शक्ति उसकी विसर्जित हो जाएगी। लेकिन जो विसर्जित नहीं करना चाहता और ध्यान देता है, इसका क्या होगा? इसकी शक्ति विकृत रूप लेना शुरू करेगी, ये विसर्जित हो नहीं सकती। ये शरीर के दूसरे अंगों में प्रवेश करेगी और उनको विकृत करने लगेगी। ये चित्त के दूसरे स्नायुओं में प्रवेश करेगी और उनको विकृत करने लगेगी। ये आदमी भीतर से उलझता जाएगा और जाल में फंसता जाएगा अपनी ही दी गई शक्ति से। ऐसा हुआ कि हम एक वृक्ष को पानी दिए जाते हैं और प्रार्थना किए जाते हैं कि वृक्ष बड़ा ना हो। ये वृक्ष बड़ा ना हो प्रार्थना किए जाते हैं और पानी दिए जाते हैं। जिस वृत्ति को आप ध्यान देते हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, आप उसको पानी और भोजन देते हैं। तप का मूल सूत्र यही है कि ध्यान कहीं और दो, जहां तुम शक्ति को इकट्ठा करना चाहते हो वहां मत दो, ध्यान ही उठाओ ऊपर। अगर काम वासना से मुक्त होना है तो काम वासना पर ध्यान ही मत दो, पक्ष में भी नहीं विपक्ष में भी नहीं। लेकिन ध्यान आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि ध्यान आपकी शक्ति है, वो काम मांगती है। तो तप का मूल सूत्र यह है कि ध्यान के लिए नए केंद्र निर्मित करो। नए केंद्र आदमी के भीतर हैं और उन केंद्रों पर ध्यान को ले जाओ। जैसे ही ध्यान को नया केंद्र मिल जाता है और वो नए केंद्र में शक्ति को उंडेलने लगता है, वैसे ही पुराने केंद्रों से मुक्त होने लगता है। पहाड़ पर चढ़ाई शुरू हो गई। काम वासना का केंद्र हमारा सबसे नीचा केंद्र है, वहां से हम प्रकृति से जुड़े। सहस्त्रार हमारा सबसे ऊंचा केंद्र है, वहां से हम परमात्मा ऊर्जा से जुड़े, दिव्यता से, भव्यता से, भगवत्ता से जुड़े। जब भी आप ध्यान देते हैं, आपने ख्याल किया कि आपके मस्तिष्क में विचार चलता है काम वासना का और आपका काम केंद्र तत्काल सक्रिय हो जाता है। यहां विचार चला, विचार तो चलता है मस्तिष्क में और काम केंद्र बहुत दूर है, वो तत्काल सक्रिय हो जाता है। ठीक यही उपाय तपस्वी अपने सहस्त्रार की तरफ अपने ध्यान को लौटा के करता है। वो जैसे ही सहस्त्रार की तरफ ध्यान देता है, वैसे ही सहस्त्रार सक्रिय होना शुरू हो जाता है। और जब शक्ति ऊपर की तरफ जाती है तो नीचे की तरफ नहीं जाती। और जब शक्ति को मार्ग मिलने लगता है शिखर पर चढ़ने का, तो घाटियां वो छोड़ने लगती है। और जब शक्ति को प्रकाश के जगत में प्रवेश होने लगता है तो अंधेरे के जगत से चुपचाप उठने लगती। अंधेरे की निंदा भी नहीं होती उसके मन में, अंधेरे का विरोध भी नहीं होता उसके मन में, अंधेरे का ख्याल भी नहीं होता उसके मन में, अंधेरे पर ध्यान ही नहीं होता। ध्यान का रूपांतरण है तप। अब इसको अगर इस तरह समझेंगे तो तप का मैं दूसरा अर्थ आपको कह सकूंगा। तप का ऐसे अर्थ होता है अग्नि। तप का अर्थ होता है अग्नि। तप का अर्थ होता है भीतर की अग्नि। मनुष्य के भीतर जो जीवन की अग्नि है
उस अग्नि को ऊर्ध्वगमन की तरफ ले जाना तपस्वी का काम है, उसे नीचे की ओर ले जाना भोगी का काम है। भोगी का अर्थ है जो अग्नि को नीचे की ओर प्रवाहित कर रहा है जीवन में, अधोगमन की ओर। तपस्वी का अर्थ है जो ऊपर की ओर प्रवाहित कर रहा है उस अग्नि को, परमात्मा की ओर, सिद्धावस्था की ओर। ये अग्नि दोनों तरफ जा सकती है, और बड़े मजे की बात यह है कि ऊपर की तरफ आसानी से जाती है, नीचे की तरफ बड़ी कठिनाई से जाती है, क्योंकि अग्नि का स्वभाव ऊपर की तरफ जाना है। आपने ख्याल किया, आप आग जलाते हैं वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। इसलिए इसे तप नाम दिया, इसे अग्नि नाम दिया, इसे यज्ञ नाम दिया, ताकि ये ख्याल में रहे कि अग्नि का स्वभाव तो ऊपर की तरफ जाना है, नीचे की तरफ तो बड़ी चेष्टा करके ले जानी पड़ती। पानी नीचे की तरफ बहता है, अगर ऊपर की तरफ ले जाना हो तो बड़ी चेष्टा करनी पड़ती है। और आप चेष्टा छोड़ दें कि पानी फिर नीचे की तरफ बहने लगा। आपने पंपिंग इंतजाम छोड़ दिया, पानी फिर नीचे बहने लगेगा। अगर ऊपर चढ़ाना है तो पंप करो, ताकत लगाओ, मेहनत करो। नीचे बहने के लिए पानी किसी की मेहनत नहीं मांगता, खुद बहता है, वो उसका स्वभाव है। अग्नि को अगर नीचे की तरफ ले जाना है तो इंतजाम करना पड़ेगा। अपने से अग्नि ऊपर की तरफ उठती है, ऊर्ध्वगामी। इसको तप कहने का कारण है क्योंकि भीतर की जो अग्नि है, जो जीवन अग्नि है, वो स्वभाव से ऊर्ध्वगामी है। एक बार आपको उसके ऊर्ध्वगमन का अनुभव हो जाए, फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ता उसको ऊपर जाने के लिए, वो जाती रहती है। एक बार सहस्त्रार की तरफ तपस्वी का ध्यान मुड़ जाए तो फिर उसे चेष्टा नहीं करनी पड़ती, फिर वो अग्नि अपने आप बहती रहती है। धीरे धीरे वो भूल ही जाता है क्या नीचे क्या ऊपर, भूल ही जाता है, क्योंकि फिर तो अग्नि सहज ऊपर बहती रहती है। एक बार आग राह पकड़ ले तो ऊपर की तरफ जाना उसका स्वभाव है। नीचे की तरफ ले जाने के लिए बड़ा आयोजन करना पड़ता है, लेकिन हम नीचे की तरफ ले जाने के इतने लंबे अभ्यस्त हैं, जन्मों जन्मों के हमारा अभ्यास है नीचे की तरफ ले जाने का। इसलिए नीचे की तरफ ले जाना जो कि वस्तुतः कठिन है वो हमें सरल मालूम पड़ता है, ऊपर की तरफ ले जाना जो कि वस्तुतः सरल है वो हमें कठिन मालूम पड़ता। कठिनाई हमारी आदत में है, आदतें बड़ी कठिन हो जाती, और कभी कभी स्वभाव जो कि हमारी आदत नहीं है, जो कि वस्तु का धर्म है, उसके ऊपर हमारी आदत इतनी सख्त होकर बैठ जाती है कि स्वभाव को दबा देती है। हम सबके स्वभाव दबे हुए हैं आदतों से, जिसको महावीर कर्म का क्रम कहते हैं, वो हमारी आदतों का क्रम है। हमने आदतें बना रखी हैं, वो हमें दबाए हुए। वो आदतें लंबी हैं, पुरानी हैं, गहरी हैं, उनसे छूट जाना आज इसी वक्त संभव नहीं हो जाएगा, तो हम उनसे लड़ना शुरू करते हैं और उल्टी आदत बनाते हैं। लेकिन आदत फिर भी आदत ही होती है। गलत तपस्वी सिर्फ आदत बनाता है तप की, ठीक तपस्वी स्वभाव को खोजता है, आदत नहीं बनाता। हैबिट और नेचर का फर्क समझ लें। हम सब आदतें बनवाते हैं। हम बच्चे को कहते हैं क्रोध न करो, क्रोध की आदत बुरी है, न क्रोध करने की आदत बनाओ। वो न क्रोध करने की आदत तो बना लेता है, लेकिन इससे क्रोध नष्ट नहीं होता, क्रोध भीतर चलने लगता है। काम वासना पकड़ती तो हम कहते हैं ब्रह्मचर्य की आदत बनाओ, वो आदत बन जाती, लेकिन काम वासना भीतर सरकती रहती, वो नीचे की तरफ बहती रहती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तपस्वी खोजता है स्वभाव के सूत्र को, ताओ को, धर्म को। वो क्या है जो मेरा स्वभाव, उसे खोजता है। सब आदतों को हटाकर वो अपने स्वभाव का दर्शन करता है। लेकिन आदतों को हटाने का एक ही उपाय है, ध्यान मत दो, आदत पर ध्यान मत दो। एक मित्र 4-6 दिन पहले मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि बंबई में रह के और ध्यान हो सकता है, इस सड़क का क्या करें, भोंपू का क्या करें, ट्रेन जा रही, सीटी बज रही, इसका क्या करें। मैंने उनसे कहा ध्यान मत दो। उन्होंने कहा कैसे ध्यान न दे, खोपड़ी पर भोंपू बज रहा है,
नीचे कोई हान बजाए चला जा रहा, ध्यान कैसे न दे? मैंने उनसे कहा एक प्रयास करो, भोंपू कोई नीचे बजाया जा रहा है, उसे भोंपू बजाने दो, तुम ऐसे बैठे रहो, कोई प्रतिक्रिया मत करो कि भोंपू अच्छा कि भोंपू बुरा, कि बजाने वाला दुश्मन कि बजाने वाला मित्र, किसका सिर तोड़ देंगे अगर आगे बजाया। कुछ प्रतिक्रिया मत करो, तुम बैठे रहो, सुनते रहो, सिर्फ सुनो। थोड़ी देर में ही तुम पाओगे कि भोंपू बजता भी हो तो भी तुम्हारे लिए बजना बंद हो गया। एक्सेप्ट इट, स्वीकार करो। जिस आदत को बदलना हो उसे स्वीकार कर लो, उससे लड़ो मत, स्वीकार कर लो। जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं उस पर ध्यान देना बंद हो जाता है। क्या आपको पता है, किसी स्त्री के आप प्रेम में हो उस पर ध्यान होता है, फिर विवाह करके उसको पत्नी बना लिया, फिर वो स्वीकृत हो गई, फिर ध्यान बंद हो जाता है। जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं, एक कार आपके पास नहीं, वो सड़क पर निकलती है चमकती हुई, ध्यान खींचती है, फिर आपको मिल गई, फिर आप उसमें बैठ गए, फिर थोड़े दिन में आपका ख्याल ही नहीं आता कि वो कार भी है चारों तरफ जो ध्यान को खींचती, तो वो स्वीकार हो गई। जो चीज स्वीकृत हो जाती है उस पर ध्यान जाना बंद हो जाता है। स्वीकार कर लो, जो है उसे स्वीकार कर लो। अपने बुरे से बुरे हिस्से को भी स्वीकार कर लो। ध्यान देना बंद कर दो, ध्यान मत दो, उसको ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी, वो धीरे धीरे अपने आप छीन होकर सिकुड़ जाएगी, टूट जाएगी, और जो बचेगी ऊर्जा उसका प्रवाह अपने आप भीतर की तरफ होना शुरू हो जाएगा। गलत तपस्वी उन्हीं चीजों पर ध्यान देता जिन पर भोगी देता। सही तपस्वी ठीक तप की प्रक्रिया ध्यान का रूपांतरण है। वो उन चीजों पर ध्यान देता है जिन पर न भोगी ध्यान देता न तथाकथित त्यागी ध्यान देता, वो ध्यान को ही बदल देता है। और ध्यान हमारे हाथ में, हम वहीं देते हैं जहां हम देना चाहते हैं। अभी यहां बैठे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, अभी यहां आग लग जाए मकान में, आप एकदम भूल जाएंगे कि सुन रहे थे, कि कोई बोल रहा था, सब भूल जाएंगे। आग पर ध्यान दौड़ जाएगा, बाहर निकल जाएंगे, भूल ही जाएंगे कि कुछ सुन रहे थे, सुनने का कोई सवाल ही न रह जाएगा। ध्यान प्रतिपल बदल सकता है, सिर्फ नए बिंदु उसको मिलने चाहिए। आग मिल गई, वो ज्यादा जरूरी जीवन को बचाने के लिए हो गई, तो तत्काल ध्यान वहां दौड़ जाएगा। आपके भीतर तप की प्रक्रिया में उन नए बिंदुओं और केंद्रों की तलाश करनी है जहां ध्यान दौड़ जाए और जहां नए केंद्र सशक्त होने लगे। इसलिए तपस्वी कमजोर नहीं होता, शक्तिशाली हो जाता। गलत तपस्वी कमजोर हो जाता। गलत तपस्वी कमजोर होकर सोचता है कि हम जीत लेंगे, और भ्रांति पैदा होती है जीतने की। अगर एक आदमी को 30 दिन भोजन न दिया जाए तो काम वासना छीन हो जाती। इसलिए नहीं कि काम वासना चली गई, इसलिए कि काम वासना के योग्य रस नहीं बनता शरीर में। फिर भोजन दिया जाए तो 30 दिन में जो वासना गई थी वो 3 दिन में वापस लौट आती। भोजन मिला, शरीर को रस मिला, फिर केंद्र सक्रिय हो गया, फिर ध्यान दौड़ने लगा। इसलिए फिर जिसने भूखा रहते ही काम वासना पर तथाकथित विजय पाई, वो बेचारा फिर भूखा ही जीवन भर रहने की कोशिश में लगा रहता है, क्योंकि वो डरता है। इधर भोजन लिया, इधर वासना उठी। मगर ये निपट पागलपन है, वासना के बाहर हुए नहीं। ये सिर्फ कमजोरी की वजह से वासना को शक्ति नहीं मिल रही है। असल में आदमी जितनी शक्ति पैदा करता है उसमें कुछ तो जरूरी होती है जो उसके रोज के काम में समाप्त हो जाती है। एक खास मात्रा की कैलोरी उसके रोज के काम में, उठने में, बैठने में, नहाने में, खाने में, पचाने में, दुकान में आने में जाने में व्यय हो जाती, सोने में व्यय हो जाती। उसके अतिरिक्त जो बचती है वो उस केंद्र को मिल जाती जिस पे आपका ध्यान है। द सुपरफ्लुअस, जो अतिरिक्त है। अगर समझ लें कि 1000 कैलोरी मान लें कि आपके रोजमर्रा के काम में खर्च होती है, और आपके भोजन और आपकी व्यवस्था से आपको 2000 कैलोरी शक्ति शरीर में पैदा होती है, तो आपका ध्यान जिस केंद्र पर होगा 1000 कैलोरी जो शेष बची है उस केंद्र पर दौड़ जाएगी।
उसको कोई रास्ता नहीं, ध्यान ही रास्ता है, ध्यान ही एरो है जिससे वो जाएगी, उसको और कुछ पता नहीं कहां जाना है। आपका ध्यान उसको खबर देता है कि यहां जाना है, वो वहां चली जाती है। अब अगर आपको झूठे तप में उतरना है तो आप भोजन इतना कर दें कि 1000 कैलोरी से ज्यादा आपके भीतर पैदा ना हो, फिर आपको ब्रह्मचर्य सधा हुआ मालूम पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अतिरिक्त शक्ति बचती नहीं जो कि सेक्स के केंद्र को मिल जाए। 1000 शक्ति पैदा होती है, 1000 आप खर्च कर लेते। इसलिए तपस्वी खाना कम कर देता है, पैदल चलने लगता है, श्रम ज्यादा करने लगता है और खाना कम करता चला जाता है। ये दोहरी प्रक्रियाएं करता है ताकि शरीर में शक्ति कम हो और शक्ति व्यय ज्यादा हो। वो मिनिमम पर जीने लगता है, न होगी अतिरिक्त शक्ति न वासना बनेगी, मगर इससे वो वासना से मुक्त नहीं होता। वासना अपनी जगह खड़ी, वासना का केंद्र प्रतीक्षा करेगा, अनंत जन्मों तक प्रतीक्षा करेगा, कहेगा कि जिस दिन शक्ति ज्यादा हो मैं तैयार हूं। ये सिर्फ भय में जीना है, इस जीने से कहीं कुछ उपलब्ध नहीं होता। इससे प्रकृति तो चूक जाती है, संस्कृति नहीं मिलती, सिर्फ विकृति मिलती है और एक भयभीत चेतना रह जाती है पीछे। नहीं, ये नहीं है मार्ग ठीक पॉजिटिव ऑस्टेरिटी का, ठीक विधायक तप का मार्ग है। शक्ति पैदा करो, ध्यान रूपांतरित करो, ध्यान नए केंद्रों पर ले जाओ ताकि शक्ति वहां जाए। इसे हम धीरे धीरे जब और गहरे उतरेंगे ध्यान के परिवर्तन के लिए तो ये प्रक्रिया ख्याल में आ सकेगी। लेकिन सबसे पहले तो ये ख्याल में ले लेना चाहिए कि मेरी अतिरिक्त शक्ति किस केंद्र से व्यय हो रही है। उसके विपरीत जो केंद्र है उस केंद्र पर ध्यान को लगाना पड़ेगा। एक छोटी सी घटना और आज की बात मैं पूरी करूं। धर्म गुरुओं का एक सम्मेलन हुआ है। बड़े धर्म गुरु उस देश के एक नगर में इकट्ठे हुए। 4 बड़े धर्म हैं उस देश में, चारों के 4 बड़े धर्म गुरु एक निजी वार्ता में लीन है। सब सम्मेलन निपटने के करीब हो गया, वो बैठ के बातें कर रहे हैं। ऊंची बातें हो चुकी, नकली बातें हो चुकी, अब वो बैठ के असली गपशप कर रहे हैं। 75 साल का बूढ़ा धर्मगुरु कहता है कि हो गई वे बातें, सुन गए लोग, लेकिन तुम्हारे सामने क्यों मैं छिपाऊं, और मैं आशा करता हूं तुम भी ना छिपाओगे। अच्छा होगा कि हम बताएं कि असली जिंदगी हमारी क्या है। मैं तो एक ही चीज से परेशान रहा हूं, वो धन, और दिन रात धन के विपरीत बोलता हूं, तो धन पे मेरी बड़ी पकड़ है। एक पैसा भी मेरा खो जाए तो रात भर मुझे नींद नहीं आती, या एक पैसा मिलने की आशा बंध जाए तो भी रात भर एक्साइटमेंट रहता और नींद नहीं आती। बड़ी धन ही मेरी कमजोरी, बड़ी मुश्किल है, इसके पार में नहीं हो पा रहा। क्या आप में से कोई पार हो गया तो बताए। दूसरों ने कहा पार तो हम भी नहीं हुए, हमारी अपनी अपनी मुसीबतें हैं। एक ने कहा मेरी मुसीबत तो ये अहंकार है, इसके लिए ही जीता हूं, इसी के लिए उठता हूं, इसी के लिए बैठता हूं, इसी के लिए अहंकार के खिलाफ भी बोलता हूं, पर है यही, इससे मैं बाहर नहीं हो पाता। तीसरे ने कहा मेरी कमजोरी तो ये काम वासना है, ये स्त्रियां मेरी कमजोरी हैं। दिन रात समझाता हूं, प्रवचन करता हूं, ब्रह्मचर्य का व्याख्यान करता हूं चर्च में, लेकिन मैं उस दिन बोलने में मजा ही नहीं आता जिस दिन स्त्रियां नहीं आती, खुद ही मजा नहीं आता बोलने। जिस दिन स्त्रियां आती उस दिन मेरा जोश देखने लायक रहता। उस दिन जब मैं बोलता हूं तो बात ही और होती,
लेकिन अब मैं जानता हूं भली भांति कि वो भी काम वासना ही मेरी उसके में बाहर नहीं हो पाता। चौथा आदमी मुल्ला नसरुद्दीन था। वो उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा कि क्षमा करें, मैं जाता हूं। उन्होंने कहा लेकिन तुमने अपनी कमजोरी ना बताई। उसने कहा मेरी सिर्फ एक कमजोरी है, वो है निंदा। अब मैं नहीं रुक सकता एक भी क्षण, पूरा गांव मेरा राह देख रहा होगा, जो मैंने यहाँ सुना है वो मुझे कहना होगा। क्षमा करें, मेरी एक ही कमजोरी है, अफवाह। और अब मेरा रुकना मुश्किल है। की कोशिश की, तू ठहर भाई, तेरी ये कमजोरी थी तो तूने पहले क्यों ना कहा, इतनी देर चुप क्यों रहा? हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी है। उस कमजोरी को ठीक से पहचान ले, उसी में आपकी ऊर्जा व्यय होती है। मुल्ला ने कहा कि तब तक तो मैं बैठा रहा जब तक मैं पूरा न सुन पाया, लेकिन जब मैंने पूरा सुन लिया तो जग गई मेरी शक्ति। अब इस रात सोना मेरे बस में नहीं। अब जब तक एक एक शक्ति जग गई मेरी, वो जो कमजोरी है हमारी, वही हमारी शक्ति का निष्कासन है, वहीं से हमारी शक्ति व्यय होती। मुल्ला तब तक बिल्कुल सुस्त बैठा था, जैसे कोई प्राणी ना हो। अचानक ज्योति आ गई, प्राण आ गए, चमक आ गई। मुल्ला ने कहा कि गजब हो गया, कभी सोचा भी ना था कि इस कॉन्फ्रेंस में और ऐसा आनंद आने वाला है।